to like and subscribe my videos and see us. एक पर 50 वोल्ट है, एक पर 30 वोल्ट, तो कोई दो लगातार के बीच के अंतर निकालिए। इसके बीच का अंतर कितना है? 20 वोल्ट का। इसके बीच में तो किन्हीं दो समविभवित लगातार समविभवी तल के बीच का विभवांतर हमेशा एक समान होता है। इसमें कोई दिक्कत है? चलिए, छठा नंबर है कि किसी समविभवी तल पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किसी आवेश को ले जाने पर किया गया कार्य का मान हमेशा शून्य होता है। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक ना, या क्वेश्चन भी देता है डिमोरलाइज करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश Q है और ये आपका एक समविभवी तल है, तब बताइए तो बिंदु A ले लिए, इसका विभव मान के चलते हैं कि V है, और यहाँ पर बिंदु B ले लिए तो इसका भी विभव कितना होगा? V ही होगा, क्योंकि किसी भी समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु का विभव, ठीक। तो बताइए तो जब हम लोग किसी आवेश को बिंदु A से बिंदु B पर लाएंगे, बिंदु A से, तो कुछ ना कुछ विस्थापन होगा कि नहीं? विस्थापन होगा, ठीक ना। लेकिन किया गया कार्य का मान शून्य होता है। उसका कारण है, देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि विभवांतर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? होता है ना जी। अब देखिए, A का भी विभव है V, और B का भी विभव, और W बटा Q, तो इसका 0 और W बटा Q बराबर इतना हो जाएगा ना। तो देखिए, तो W बराबर क्या हो जाएगा? 0 इंटू Q, यानी कितना? तो कार्य का मान कितना है, ठीक ना। तो समविभवी तल पर जब हम लोग एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किसी आवेश को ले जाते हैं तो हमेशा किया गया कार्य का मान, इसको न्यूमेरिकल टाइप भी पूछता है। जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि कोई एक समविभवी तल है जिसका विभव 50 वोल्ट है। कोई एक समविभवी तल है जिसका विभव 50 वोल्ट है, और उस तल के बिंदु A से बिंदु B पर 2 कूलम के आवेश को ले गया है। तल के बिंदु A से बिंदु 2 कूलम आवेश को ले गया है, तो किया गया कार्य का मान कितना हो? तो आपको लगेगा कि आवेश भी दिले है या विभव भी, तो कार्य निकाल दीजिएगा फट से W बटा Q बराबर V करके। और जबकि दोनों बिंदु के विभवांतर का मान कितना है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू दिले रहेगा तो आप तो बनाइएगा ही, कुछ ना कुछ प्रयास करवे करिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो कह दीजिएगा कि 0 होगा, क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो 0 होगा। तो A माइनस VV बाई W बाई Q करके निकाल लेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक ना। बोलिए, ठीक ना। तो इसलिए पढ़े होंगे कि ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन किसी सिस्टम का या किसी वस्तु का ऊर्जा हमेशा सुरक्षित रहता है। तो देखिए, हमको पढ़ना है आज विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक ना। तो मान लीजिए ना कि यहाँ पर कोई आवेश Q है, चाहे मान लीजिए Q1 है, ठीक ना। यहाँ पर कोई आवेश है Q1 है, और इससे R दूरी पर मान लीजिए कोई बिंदु B है, कोई बिंदु। हम क्या कर रहे हैं कि किसी आवेश को, कोई आवेश Q2 है जिसको अनंत से उठा करके कहाँ पर ला रहे हैं? विद्युत क्षेत्र, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में बिंदु B पर ला रहे हैं। किसको? Q2 को उठा करके। तो जानते हैं ना कि जब किसी आवेश को अनंत से उठा करके किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो हमको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। मान लीजिए कि आवेश Q1 से बिंदु B के बीच की दूरी R है, ठीक ना। तो ये बताइए कि आवेश Q1 से बिंदु B के बीच की दूरी R है, तो आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव कितना होगा? आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव कितना होगा? V बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन Q1 बटा में। अब क्या कर रहे हैं कि आवेश Q2 को अनंत से उठा करके बिंदु B पर लाएंगे तो हमको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य देखिए क्या होगा, W बराबर विभव अब बटा में लाया गया, ठीक। तो देखिए, तो इससे उल्टा लिख दिए, V बराबर किया गया कार्य बटा में लाया गया, तो W बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू। अब देखिए तो यहाँ पर बिंदु B पर लाए ना, तो बिंदु B का विभव V है, V का मान कितना है? तो रख देंगे 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन
नोट आ Q1 बटा में आर I/2 में वाव कौन है? ठीक, तो Q1 into Q2 बटा में आर होगा। देखिए यह जो है बिंदु बी पर किया गया कार्य के मान है, लेकिन जब हम लोग किसी आवेश को अनंत से उठा करके किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो हमको विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता। आज जो भी कार्य करते हैं ना वही कार्य उस बिंदु का विद्युत स्थितिज, जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु का विद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। यानी कि किया गया कार्य जो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा के, अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा को U से लिखते हैं, इसलिए W बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए लिख देंगे U बराबर W। अब देखिए W का मान कितना है, तो U का भी वही मानना हो गया जी। अब समझे, यही हो गया बिंदु B का स्थितिज। परिभाषा समझ में आया? किसी आवेश को अनंत से उठा करके विद्युत किसी दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक ना, जो कार्य करना पड़ता है। तो Q2 को यहाँ पर लाए तो हमको कितना कार्य करना पड़े? इतना कार्य करना पड़े ना, और यही कार्य इस बिंदु का क्या हो गया? स्थितिज। परिभाषा समझ में आया? एक व्यंजक निकालना है, व्यंजक तो हम निकाल दिए हैं डायग्राम बना के, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए। ठीक ना, ऐसे कि समझल चीज बड़ा अच्छा होता है। परिभाषा समझ गए हैं कि अनंत से उठा करके आवेश के विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस बिंदु की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। और चूंकि यह ऊर्जा है तो इसका मात्रक वही होगा जो ऊर्जा का होता है, तो इसका मात्रक जूल होगा। और इसका बीमा वही होगा जो ऊर्जा का होता है, तो इसका भी बीमा होगा ml² 3/2। और ऊर्जा सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो ये भी अदिश राशि होगा ना। अब टॉपिक है इसके बाद कि दो आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा का, कि दो आवेश मिलकर के एक निकाय बना रहे हैं और इस निकाय के कारण हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत स्थितिज। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक डायग्राम बनाते हैं इस तरह से, ठीक, और आवेश को कहाँ से उठा कर लाते हैं? आवेश Q2 को हम लोग अनंत से उठा करके लाते हैं। ठीक ना, देखिए मानने वाला प्रोसेस समझ लीजिए। माना कि एक आवेश Q1 है, माना कि एक आवेश Q1 है जो बिंदु A पर स्थित है, तथा दूसरा आवेश Q2 है, दूसरा आवेश Q2 है जिसको अनंत से उठा करके अब बिंदु लाया गया है। ये है नहीं, पहले से अनंत से उठा करके बिंदु लाया गया है। तो आवेश Q1 के कारण, आवेश Q1 के बिंदु B पर विभव, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बटा में आवेश से बिंदु के बीच की दूरी होता है ना, निकाल लिए। आवेश Q2 को कहाँ से उठा के लाए हैं? अनंत से। तो उठा करके लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा? W बराबर V इंटू Q2। अब V के मानवा कितना है? रख दी, तो आ गया W बराबर इतना। और चूंकि बताएं कि किया गया कार्य है उस बिंदु की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसलिए U बराबर क्या लिख दें? समझे? अब देखिए इसमें आपको नोट पढ़ना है, दो ठो नोट। देखिए पहला नोट है कि यदि दोनों आवेश जो है पॉजिटिव समान हो, जैसे मान लीजिए कि Q1 भी प्लस में हो Q2 भी, देखिए E तक कांस्टेंट है, इसका मान पॉजिटिव होता है और दूरी का भी नेगेटिव नहीं होता है। तो ऊर्जा का मान ऋणात्मक या धनात्मक किस बात पर डिपेंड करता है? अब केवल आवेश पर, क्योंकि E तो नेगेटिव होता नहीं है, आयो नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो ये ऊर्जा अब नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा किस पर डिपेंड करेगा? तो मान लीजिए कि Q1 भी पॉजिटिव और Q2 भी पॉजिटिव, तो दोनों का गुणनफल भी पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? तो जब Q1 और Q2 का जो गुणनफल है 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो U का मान आएगा वो भी पॉजिटिव ना होगा जी। ठीक, तो इस पर एक न्यूमेरिकल लेते हैं सबसे अच्छा। मान लेते हैं कि एक आवेश है -+2 कूलम, ठीक ना,
अब दूसरा मान लीजिए कि कुछ मान लेते हैं प्लस, अब दोनों के बीच की दूरियां मान लीजिए कि कुछ मान लेते हैं 2 मीटर, ठीक ना। तो इन दोनों निकाय के कारण विद्युत स्थिर ऊर्जा निकालना है। तो ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 × 10 के पावर, और Q1 के मान 2 और Q2 का मान 4 और बटा में 2, तो इधर कट जाएगा। तो यू बराबर कितना है पॉजिटिव कि नेगेटिव। लेकिन दोनों में से कोई एगो नेगेटिव रहे या कोई एगो, तो दोनों के गुणनफल पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। तो उस स्थिति में क्या हो जाता है कि Q1 × Q2 लेस देन 0 कि ग्रेटर देन 0, ये नेगेटिव में हो जाएगा जी। तो नेगेटिव मतलब कि 0 से छोटा, तो ऊर्जा का मान 0 से छोटा है कि बड़ा आएगा, ठीक ना। तो देखिए 2 गो नोट होगा, दोनों पे एक गो क्वेश्चन होगा, खाली ई दिखाने के लिए कि एनर्जी नेगेटिव आएगा कि एनर्जी पॉजिटिव आएगा, खाली इसी को दिखाने के लिए दिया गया है। अच्छा ई बताइए, जब दोनों समान आवेश होगा तो आकर्षण बल होगा कि प्रतिकर्षण बल रहेगा, प्रतिकर्षण रहेगा ना। अब प्रतिकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक ना। जब भी प्रतिकर्षण बल होगा तो ऊर्जा कम, लेकिन यदि आकर्षण होगा तो ऊर्जा, जैसे पृथ्वी की ओर हम लोग गिरते हैं, ठीक, या पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में हम लोग हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में हम लोग रहते हैं, तो हम लोग में भी एनर्जी रहता है, लेकिन वो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होता है, क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र में है ना। तो जो एनर्जी होगा उसका नाम क्या होगा। अब विद्युत क्षेत्र में रहिएगा तो उसका नाम होगा विद्युत स्थिति। तो फर्क है कि जब भी आकर्षण हो तो एनर्जी स्थिति ऊर्जा का मान हमेशा, ठीक ना। यदि आप धरती पर गिर रहे हैं तो समझिए कि आपका वहां पर एनर्जी नेगेटिव है, क्योंकि आकर्षित ना हो रहा है धरती की ओर, ठीक ना। लेकिन यदि प्रतिकर्षित होते हैं तब पॉजिटिव होगा, लेकिन धरती से हम लोग प्रतिकर्षित हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दो द्रव्यमानों के बीच में कभी प्रतिकर्षण हो भी नहीं करता है, हमेशा आकर्षण होता है, समझे। तो क्वेश्चन तो आराम से यहाँ भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एगो नोट है तीसरा, सुनो। जैसे ये बताओ बालक कि जैसे हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में धन आवेश होता है कि ऋण आवेश होता है, धन आवेश होता है, और इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा होता है, कक्षाओं में कौन घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। देखिए ये भी एगो आवेश है, ये भी एगो, तो दोनों मिलके एगो निकाय बना रहा है, निकाय बनाए ना जी, एगो धन आवेश ऋण आवेश मिलकर, तो इसका भी कुछ स्थिति ऊर्जा होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जब भी कोई दो आवेश मिलकर के निकाय बनाते हैं तो उस निकाय का कुछ ना कुछ स्थिति ऊर्जा। तो परमाणु के अंदर भी नाभिक और इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक निकाय बनाते हैं और उसका भी स्थिति ऊर्जा होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और नाभिक मिलकर के एक निकाय बनाते हैं, जिसकी स्थिति ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला होता है UN बराबर -13.6 बटा में n² मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ n क्या होता है कक्षाओं की संख्या। देखो इस पर न्यूमेरिकल आता है, कई बार आया है लेकिन भारी भारी आया है, हल्का वाला नहीं आता है। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या देता है कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का स्थिति ऊर्जा, क्या बोले कि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा। तो कौन कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए कहा है, तो यहाँ n के मान कितना लेंगे, क्योंकि पहला कक्षा के लिए n का मान 1 होता है ना, तो -13.6 बटा में 1² तो कितना आएगा बताइए। तो आप कहे कि दूसरा कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का मान लिख, सॉरी ऊर्जा का मान निकाल, तो अब बटा में 2² है जी, तो कितना आएगा बताइए। तो 3.4 ना, 3.4 आएगा। अब माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है, तो एक बात याद रखना चाहिए बालक, सुनो ना। परमाणु के अंदर में, परमाणु के
इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कभी भी धनात्मक हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि जब तक लोग परमाणु के अंदर में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन बल काम करता रहता है? अब बताएं कि आकर्षण बल के कारण कभी भी एनर्जी धनात्मक है। भले परमाणु के सतह पर निकल जाएगा तो उस समय उसका एनर्जी जीरो हो जाता है, उस समय एनर्जी जीरो हो जाता है, और उसके बाद उसका एनर्जी अब इंक्रीज करेगा आगे की ओर, ठीक ना, क्योंकि अभी तो नेगेटिव है जब तक अंदर है। तो ये सब न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, कभी कभी क्या करता है कि पूछ देता था नहीं घुमा के कि यदि हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा का इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो दूसरे कक्षा में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा का मान बताएं। तो वहां पर जो दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि पढ़िएगा तो बोलिएगा ना, वो पढ़िएगा तो, लेकिन फार्मूला याद रहेगा तो कोई कक्षा के निकाल सकते हैं। नहीं, उसको डिराइव किया गया है 11वीं क्लास में केमिस्ट्री में। हाँ, वो फार्मूला है 11वीं क्लास केमिस्ट्री में, परमाणु चैप्टर है, उसमें परमाणु के बारे में पूरा डिटेल है। 1 महीना पढ़ाए थे एकदम लगड़ के, 1.5 महीना फिर पढ़ना, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 11वीं क्लास में जो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ना, वो सब चीज़ हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इसको जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाएंगे ना तो ये चीज़ों तुमको हम डिराइव करके दिखाएंगे कि इतना कैसे आता है, निकाल करके तनी 1-2 पेज में जाता है लंबा। हाइट 1 इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के लिए लागू होता है, जिसके कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो। हाइड्रोजन के लिए या आवेशित हीलियम के लिए, आवेशित हीलियम मतलब जब हीलियम इस रूप में होता था, है ना, सरल तत्व के लिए लागू होता है। हो गया ना जी। अब देखिए, अब टॉपिक है आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अच्छा ये बताइए, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर ही होता है? गुरुत्वीय क्षेत्र में ना। अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो है द्रव्यमान के कारण होता है कि आवेश के कारण होता है? अब 2 द्रव्यमानों के बीच में हमेशा आकर्षण बल लगता है कि प्रतिकर्षण बल? तो ओकर एनर्जी उड़े ऋणात्मक कि धनात्मक? तो सब तो जान ही गया था, खाली एक तरफ लिखना है। अब देखो, जैसे एक तरफ है विद्युत स्थिति ऊर्जा, दूसरा तरफ, तब विद्युत स्थिति ऊर्जा विद्युत क्षेत्र में होता है। कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत क्षेत्र में आवेश धनात्मक ऋणात्मक भी हो सकता है, इसलिए एनर्जी का मान देखे थे कि धनात्मक भी हो रहा था रो, क्योंकि आकर्षण भी होता है प्रतिकर्षण भी होता है आवेश के बीच में ना। तब विद्युत स्थितिज ऊर्जा धनात्मक भी हो सकता है, और लेकिन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। और आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों के कारण होता है। कौन? विद्युत स्थितिज ऊर्जा आकर्षण कारण भी होता है रो, लेकिन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हमेशा। कोई दिक्कत नहीं। अगला है कि यह 2 आवेशों के कारण होता है और वो 2 द्रव्यमानों के कारण होता है। कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ है। जब भी रिकॉर्डिंग कीजिएगा ना तब फ्लाइट मोड में कर दीजिएगा। मतलब 9 बज गया ना, उसको 9 बज गया। इसके लिए सबसे पहले वो डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं, अब प्लस क्यू आवेश के चारों ओर यहाँ पर मान लीजिए कि एक समविभव तल ले लिए, ठीक। देखिए बीच में नहीं है, इसको बीच में बनाते हैं।
इसको लिखिएगा जी सबको ही, डायग्राम बना लीजिए और लिखिए। ए बउआ, जिसको नहीं लिखना बात मत कीजिए, ध्यान से देखो, वो भी हमको। काशी आज हैंडसम लग रहा है ना? नहीं जाए दे, कोई दिक्कत नहीं है। मत देखो, कोई दिक्कत है, कोई और देखेगा हमारा। वो तो सब कोई करता है हमारा, तबियत आता है रोज। सब रिकॉर्ड हो रहा है। आइए हम डालेंगे यूट्यूब पर, बात नहीं है। जैसे क्लास ए बउआ, बना लिया सब कोई डायग्राम? तब हम लिखाएंगे। थोड़ा तक काल बन रहा है थे बेटा। चलो चित्र बना लिए सबके ना। देखो चित्र में जैसे कि वो समविभवी तल है, जिसमें हम लोग किसी एकांक धनावेश को बिंदु ए से उसी तल पर बिंदु बी पर ले जाते हैं। बालक देखिए इधर, जैसे चित्र में एक समविभवी तल है और इस तल के बिंदु ए से बिंदु बी पर किसी एकांक धनावेश को ले जाते हैं। एकांक धनावेश कहने का मतलब है कि Q बराबर कितना 1 कूलम को ले जाते हैं। तो देखिए दोनों बिंदु कहाँ पर है? विद्युत क्षेत्र में है जी। और जब विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाते हैं तो इस पर लगने वाला विद्युत बल F बराबर कितना होता है? Q/2 होता है ना जी। और चूंकि विस्थापन हो रहा है तो किया गया कार्य का मान कितना होगा? 4/2 होगा कि नहीं? लेकिन यहाँ देखिए Q का मान कितना है? Q का मान 1 है जी। तो यहाँ पर देखिए F बराबर Q का मान 1 रखेंगे तो कितना आएगा? तो F बराबर E आएगा ना। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर ही हम लोग क्या कर देंगे कि वेक्टर F समझ लीजिए बालक है, वेक्टर E की जगह वेक्टर F की जगह क्या रख सकते हैं? वेक्टर, क्योंकि दोनों बराबर होंगे ना। अब देखिए A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है? मोड ऑफ A मोड ऑफ B कोस थीटा ना। तो एक क्या होगा? E dx कोस, ठीक ना। और ये बालक सुनो, चूंकि समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किसी आवेश को ले जाते हैं तो किया गया कार्य का मान क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ W को क्या करेंगे? 0। तो 0 बराबर E dx कोस थीटा। तो नहीं समझ लीजिए अच्छा से, इसको देखिए लिखेंगे E dx कोस थीटा बराबर में। अब देखिए E विद्युत क्षेत्र है, dx भी विद्युत क्षेत्र है, और कोस थीटा एगो अपना अनुपात है, ठीक। अब तीनों में से आखिर कोई एगो 0 होगा तब भी तीनों के गुणनफल 0 है। जब 2 या 2 से अधिक राशि गुना में हो और उसका परिणाम रिजल्ट क्या हो, तो इसका मतलब कि दोनों में से या तीनों में से कोई एगो पक्का 0 है, या 2 गो 0 है, या तीनों 0 है, तभी ना 0 आ सकता है। नहीं तो कोई एगो 0 नहीं होगा तो 0 आएगा गुणनफल। तो देखिए चूंकि आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र है तो बिंदु ए और बिंदु बी के आसपास में विद्युत क्षेत्र है कि नहीं? तो विद्युत क्षेत्र 0 हो सकता है। तो विद्युत क्षेत्र 0 होने का तो कोई चांस है नहीं है, ठीक। अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बिंदु ए से बिंदु बी पर गए हैं तो कुछ ना कुछ विस्थापन, तो ये 0 होगा। तो dx बराबर भी नॉट 0। तो देखिए कौन बच गया है? वो
एकरे पे एगो शक है कि यही जीरो हो सकता है, कैसे कि 3 गो में तो कोई के जीरो होना चाहिए। अब 2 गो के पता हो गया कि 2 गो चोर नहीं है, एगो बचल है, तो एकरा मतलब यही चोर है। तो कौन चोर है? तो कोस थीटा बराबर कहाँ लिखेंगे? 0। तो देखिए, तो कोस थीटा बराबर कोस 90 डिग्री ना जी, तो थीटा बराबर प्रूफ हो गया ना। लेकिन इसको लिखना है अच्छा से, तो चलिए हम लिखा रहे हैं। लिखिए तब चित्र के नीचे, यदि एकांक धन आवेश, यदि एकांक धन आवेश, ब्रैकेट में लिखिएगा Q बराबर +1 कूलम। यदि एकांक धन आवेश Q बराबर +1 कूलम को समविभवी तल के एक बिंदु, समविभवी तल के एक बिंदु से उसी तल पर, से उसी तल पर, उसी तल पर दूसरे बिंदु B तक ले जाने में, दूसरे बिंदु B तक ले जाने में तय किया गया अल्प विस्थापन, तय किया गया अल्प विस्थापन, अल्प विस्थापन dx हो, dx हो, dx हो, तो किया गया अल्प कार्य, तो किया गया अल्प कार्य dw बराबर, तो किया गया अल्प कार्य dw बराबर f dx, f डॉट dx, f डॉट dx तथा वेक्टर f बराबर qi इंटू वेक्टर e। इसके बाद लिखते चलिएगा, हम यहाँ से लिख दे रहे हैं, क्योंकि Q बराबर कितना है? +1 कूलम है। तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर कितना है आपका? QI इंटू वेक्टर ई। तो हम लोग Q का मान रख देंगे 1I इंटू वेक्टर ई। तो F बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ई हो जाएगा। चूंकि हम लोग जानते हैं कि DW बराबर कितना है? वेक्टर F डॉट dx। तो चूंकि वेक्टर F का मान वेक्टर ई के बराबर है ना, तो वेक्टर F के स्थान पर क्या रख देंगे? वेक्टर ई। तो A डॉट B बराबर होता है AB cos थीटा, उसी तरह से E डॉट dx बराबर, हाँ, E dx cos थीटा, बिल्कुल सही। हम लोग जानते हैं। इसके बाद लिखना पड़ेगा जी एक लाइन, इतना उतारने के बाद हम लिख ही दे रहे हैं। ए बउआ उतारो, सब बात मत करो।
उसके बाद यहाँ लिख रहे हैं बालक, देखना ई डी एक्स कोस थीटा बराबर 0। और चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि समविभव तल में है तो विद्युत क्षेत्र भी है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बिंदु ए और बिंदु बी के बीच का कुछ ना कुछ है, तो दोनों तो 0 नहीं होगा, ना ही विद्युत क्षेत्र ना ही विस्थापन। तो इसके बाद लिख देंगे कि चूंकि वेक्टर ई नॉट इक्वल टू 0 तथा डी एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसलिए केकरा पर शक है अब हमारा कोस थीटा पर। तो कोस थीटा बराबर कोस 90 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 90 डिग्री को रेडियन में भी लिख सकते हैं π/2। उतार लीजिए।